आज हमारे बीच जो है वो मुख्यमंत्री जी का जो प्रांत स्तर पे मीडिया देखते हैं हमारा प्रवीण अत्रे जी आपके बीच में है। बहुत से लोग परिचित होंगे उनसे पहले से ही, और उनका जो आज यहाँ आने का, एक तो आपसे प्रदेश भर में वो कर ही रहे हैं संवाद सब पत्रकारों से, आपकी कोई समस्या हो उसको भी जान रहे हैं, सरकार की जो बात है वो भी रख रहे हैं। केंद्र की हमारी जो यात्रा आ रही है जो पूरे पंचायत स्तर पे और वार्ड स्तर पे जाएगी, उसका आपके सामने वो विवरण रखेंगे। करमवीर सैनी जी उनके साथ बैठे हैं, आप सब लोग परिचित हो उनसे, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राजकुमार मौर्य जी हमारे ज़िला के एनर्जेटिक अध्यक्ष हैं, जुझारू व्यक्ति हैं, आपके बीच में हैं, आपके हमेशा संपर्क में रहते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा हमारे प्रवीण जी को कि वो आपके समक्ष आज जो भी उनके मन के भाव हैं वो आपके समक्ष रखें। आपका कोई विचार हो या आपका कोई प्रश्न हो, जब वो बात समाप्त कर लें तो उसके बाद आप उनसे अपना संवाद स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद जी। जैसा परिचय के अंदर लगभग स्पष्ट कर दिया है अशोक जी ने कि मेरे आने का उद्देश्य, देखिए पहला उद्देश्य तो बड़ा स्पष्ट है। आप जो मीडिया के साथी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, अशोक जी, मैं, सैनी साहब, हम मीडिया से संबंधित लोग हैं, विशेष तौर पे मैं और अशोक जी। तो पत्रकार साथी तो हमारे परिवार की तरह है। तो एक तो उद्देश्य ये है कि आप लोगों से मिला जाए, आप लोगों से बातचीत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि हरियाणा प्रांत के जो मीडिया के लोग हैं उन लोगों से बातचीत करके अगर किसी की कोई समस्या है उस विषय पे उसका निवारण हो। आप भी जानते हैं कि ये वो सरकार है जिसने मीडिया के लोगों के लिए जो काम किए इससे पहले कोई सरकार नहीं कर सकी। ये आप बेहतर जानते हैं, चाहे पेंशन का विषय है, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेंशन 15,000 रुपये की थी तो लगभग हरियाणा के सभी मीडिया बंधुओं ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया था। तो सरकार ने मीडिया के साथियों के लिए बहुत से काम किए हैं। उसके बावजूद जैसे होता क्या है कि बहुत से साथियों के ऐसे काम होते हैं जिसके लिए उनको चंडीगढ़ आना पड़ता है। उद्देश्य केवल ये है कि आप लोगों का समय ना खराब हो, बजाय आप चंडीगढ़ आए हम आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो पत्रकार साथी सबके बीच में नहीं बात करना चाहते, अकेले में बात करना चाहते हैं। तो हम इस वार्ता के बाद अकेले में अलग अलग साथी जो भी उसकी कोई विषय कोई बात होगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो उसका निवारण कैसे हो इस विषय में बात करेंगे। अब दूसरा देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद से यात्रा को हरी झंडी दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन दिया था राष्ट्र को, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत एक विकासशील देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों को विजन दिया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के ऊपर काम करते हुए अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करता हूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। हरियाणा प्रदेश किस तरह से और तरक्की करे और खुशहाल हो, उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनानी शुरू की। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाएगी। हरियाणा के लगभग 6,000 गांव, 3,000 वार्ड, सब जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा जाएगी। पूरे हरियाणा में लगभग 7,000 प्रोग्राम होंगे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो सेवाएं हैं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फीडबैक, जिन लोगों के लिए योजनाएं बनी क्या उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इस बात का फीडबैक, और अगर कहीं योजना नहीं पहुंची वहां पहुंचे ये सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2014 में बतौर मुख्यमंत्री जब प्रदेश में काम करना शुरू किया, अगर एक शब्द के अंदर कहूं तो प्रदेश का कायाकल्प किया। कायाकल्प शब्द जो है मुझे लगता है वो भी छोटा है जो काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में किए। हम सब जानते हैं हरियाणा प्रदेश जो है चर्चित था किसके लिए? भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री जब कार्यभार संभाला, सबसे पहले हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा दिया
और इसके ऊपर काम करते हुए जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उस व्यवस्था को बदला। हरियाणा को एक पारदर्शी सरकार, पहले जहां सरकार की अगर कोई योजना होती थी उसका लाभ केवल उन लोगों को मिलता था जो सरकार के नजदीक होते थे, सत्ता के चहेते होते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब और वंचित को उसका अधिकार मिले ये सुनिश्चित किया। गरीब और वंचित को उसका अधिकार घर बैठे प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया और उसके लिए तकनीक का उपयोग किया। आप सब जानते हैं जब 2016 में हरियाणा प्रदेश के अंदर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जब शुरू हुआ, विशेष तौर पे जब बुजुर्गों की जो बुढ़ापा पेंशन है वो सीधा उनके खाते में जाएगी, उस वक्त हमारे विरोधी जो लोग हैं उन्होंने बहुत आलोचना की थी। पत्रकार मित्र उन्होंने कवर भी किया था, अखबार में खबर भी छपती थी, उनके बयान भी छपते थे और बड़े अजीब तर्क देते थे कि बुजुर्गों का तो बैंक में खाता नहीं होता, बुजुर्ग बैंक में कैसे जाएंगे, गांव में तो बैंक नहीं होता, वगैरह वगैरह। इस तरह के उस वक्त तर्क दिए जाते थे। लेकिन जब ये योजना लागू हुई, बुजुर्गों को घर बैठे उनकी पेंशन मिलनी शुरू हुई और इसके साथ साथ प्रदेश के एक्सचेकर का प्रदेश की आम जनता का लगभग 1148 करोड़ रुपया बचना शुरू हुआ। यानी वो पैसा जो किसी योजना के लाभार्थी के नाम से जा रहा था, उदाहरण के तौर पे लगभग 2.25 लाख ऐसी बुढ़ापा पेंशन जाती थी जो लोग इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके नाम से पैसा जा रहा था। अब वो पैसा किसकी जेब में जा रहा था, मुझे लगता है ये समझने में हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो विरोध के स्वर उस वक्त थे, जिनके ये तर्क थे कि गांव में तो बैंक नहीं होता, बुजुर्गों का तो खाता नहीं होता, वगैरह वगैरह, जब उन लोगों को इस बात का आभास हुआ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो ये योजनाएं बनाई और जो तकनीक का यूज़ किया, मतलब जो ह्यूमन फेस को बीच में से हटा के टेक्नोलॉजी के जरिए लाभार्थी को सीधा लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित किया, तो पारदर्शिता के साथ साथ हरियाणा की आम जनता का जो पैसा बचना शुरू हुआ। और स्वाभाविक है जब जनता का पैसा बचता है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई कि वो पैसा जनता के ऊपर खर्च हो। खासतौर पे अगर आप ध्यान देंगे, हरियाणा प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जिसमें किसानों की धान और गेहूं के अलावा, देखिए धान और गेहूं एमएसपी पे खरीदता है केंद्र सरकार, आप सब जानते हैं। प्रदेश सरकार केवल एक मिडलमैन होती है, वो खरीद सारी जो है केंद्र सरकार करती है। हरियाणा प्रदेश एकमात्र प्रदेश ऐसा है जो धान और गेहूं के अलावा 12 अन्य फसलों पे किसान भाइयों को एमएसपी का लाभ देती है। 2014 से पहले, बहुत से पुराने साथी हैं, बहुत पहले से पत्रकारिता कर रहे हैं, हरियाणा के इतिहास से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। 2014 से पहले किसी सरकार ने किसान की सरसों पे, बाजरे पे, सूरजमुखी पे किसान को कभी एमएसपी का लाभ नहीं दिया। एक साल बीच में जरूर ऐसा आया था जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होती थी तो बाजरा खरीदा गया था, वो भी एक साल। वरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी धान और गेहूं के अलावा किसान को एमएसपी का लाभ किसी फसल पे नहीं दिया। लेकिन वर्तमान सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धान और गेहूं के अलावा 12 अन्य फसलों के ऊपर किसान को एमएसपी का लाभ सुनिश्चित किया। इसके अलावा हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये वो सरकार है जिसने आपदा प्रबंधन में किसान भाइयों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा 2014 से लेके आज तक, इससे पहले कि आप किसी सरकार का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कांग्रेस के आंकड़े तो हमारे सामने हैं, 10 साल के अंदर लगभग 1128 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 10 साल में दिए थे। किसान की फसल का मुआवजा प्रति एकड़ 15,000 रुपये मिलेगा, ये किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। कांग्रेस सरकार में 6,000 रुपये होता था, 9,000 रुपये की घोषणा भी हुई थी गोहाना रैली में, लेकिन वो योजना के ऊपर अमल भी नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15,000 रुपये प्रति एकड़, बागवानी के किसान, फल सब्जी के जो किसान हैं, उनको किस तरह से मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, इसके लिए बागवानी और सब्जी की फसलों के ऊपर भावांतर भरपाई योजना लागू की। किस तरह से किसान को और मजबूती मिले, हरियाणा प्रदेश में लगभग 54 ऐसी योजनाएं हैं जो किसान हित में आज प्रदेश में चल रही हैं। ये जो कायाकल्प किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने,
हम चाहे किसान वर्ग की बात करें, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, युवाओं की हम बात करते हैं, हम ये बात जब सार्वजनिक मंच से खुल के कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल में लगभग 1,20,000 पक्की सरकारी नौकरियां दी, क्योंकि जब आंकड़ा लगभग 8.5 साल हुए थे 1,10,000 से ज़्यादा थी, तो उस वक्त तुलना के रूप में हम देखते हैं कि पहले की सरकारों के समय में नौकरियों के मामले में क्या हुआ था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के जो 10 साल का कार्यकाल था, लगभग 86,000 पक्की सरकारी नौकरियां हुड्डा साहब के कार्यकाल में दी गई थी, लेकिन उसमें भी अगर हम गणित का उपयोग करना शुरू करें, जमा घटा करना शुरू करें, ऐसी नौकरियों को माइनस करना शुरू करें जो माननीय कोर्ट ने बाद में रद्द की, चाहे पीटीआई की बात करें, गेस्ट टीचर के विषय में आप जानते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही उनके भविष्य को सुरक्षित किया, तो वो 86,000 की फिगर भी नहीं रहेगी, वो भी कम हो जाएगी, लेकिन हम 86 की बात कर लेते हैं। अभी सरकार का लगभग 1 साल का कार्यकाल बकाया है, और ये सब आप जानते हैं, बाकायदा सार्वजनिक मंचों से माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार बता चुके हैं कि जो नौकरियां पाइपलाइन में हैं, लगभग 60,000 के करीब दी जा चुकी नौकरियां जो पाइपलाइन में है, उन दोनों को अगर जोड़ लें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुड्डा साहब के बनिस्बत दुगने से ज्यादा नौकरियां हरियाणा के युवाओं को पक्की सरकारी दी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, मैं जो चाहता हूं कि आप पत्रकार साथियों के जरिए युवाओं तक भी पहुंचे, क्योंकि सरकार की सरकारी नौकरी देने की एक सीमा है। आप जानते हैं सरकारी कर्मचारी जो है उनकी एक सीमा है, लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी हरियाणा के अंदर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस बात की चिंता की कि हरियाणा के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने की एक लिमिट है, सीमा है, उसके अलावा किस तरह से युवाओं को रोजगार मिले, उसके अलावा किस तरह से युवा अपना काम धंधा कर सके, इसकी चिंता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष तौर पे एक ऐसी औद्योगिक नीति लेके आए जिसका प्रभाव ये पड़ा कि हरियाणा के अंदर 1,60,000 से ज़्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग, एमएसएमईज, माइक्रो इंडस्ट्रीज में इन सब की बात कर रहा हूँ, वो हरियाणा प्रदेश में लगे 2014 के बाद। स्वाभाविक है, अगर कोई भी काम धंधा शुरू होता है तो उसमें काम करने वाले मैन फोर्स की भी जरूरत होती है, वर्किंग फोर्स की जरूरत होती है। तो इन उद्योग धंधों में 12,60,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। जो युवा अपना खुद का कोई कारोबार करना चाहे, अपना कोई काम धंधा करना चाहे, उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल योजना लेके आए। बैंक से ऋण प्राप्त हो जिससे कोई भी युवा अपना कारोबार, अपना काम कर सके। उदाहरण के तौर पे अगर कोई युवा फड़ी, रेडी या छोटे स्तर पे काम करना चाह रहा है, क्योंकि सबकी अपनी माली हालत होती है, सबकी आर्थिक स्थिति होती है, ऐसे युवाओं को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो है, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस बात की चिंता की कि जो गरीब परिवार है हरियाणा के, उनकी आमदन कैसे बढ़े। जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख से कम है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, और उनकी आमदन कैसे बढ़े उसके लिए योजनाएं बनाई गई। उनको अगर अपना काम करना है, काम धंधा करना है, उसके लिए उनको बैंक से पैसा मिले, ये सुनिश्चित किया गया। लगभग 50,000 परिवारों ने इस योजना का अब तक लाभ उठाया है, और योजना थी, आप भी जानते हैं, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है गरीब परिवार की बच्चियों को कॉलेज शिक्षा मुफ्त। प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता, आयुष्मान भारत के नाम से केंद्र सरकार की एक योजना थी, आप सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस योजना में विस्तार किया, उसका दायरा और बढ़ा दिया। 1,80,000 सालाना आय तक के परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना जो है स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, उनको एक तरह का बीमा। लेकिन जिनकी आय 1,80,000 से 3 लाख तक है, मात्र 125 रुपए महीने का कंट्रीब्यूशन करके वो भी 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ये सुनिश्चित किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी चर्चा आमतौर पे हमारे विरोधी भी करते हैं, आपने देखा कि बहुत पहले हुड्डा साहब, पोर्टल की सरकार, इस बात को लेकर आलोचना करते थे। हालांकि अब हुड्डा साहब के जो स्वर हैं चेंज हो गए हैं। अब हुड्डा साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब जिन पोर्टल्स का लाभ है नहीं उनको तो रखेंगे। हालांकि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी,
हुड्डा साहब को पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब जनता के बीच में जाएंगे आप वोट मांगने तो आप जनता को बताएंगे क्या? 10 साल जब जनता ने आपको सत्ता में रखा उस वक्त आपने क्या किया, क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? जनता आपको आजमा चुकी है और जिन लोगों को जनता आजमा चुकी होती है वो उनके हिसाब किताब को बहुत जल्दी कैलकुलेट करती है। और हरियाणा प्रदेश के लोग तो राजनीतिक रूप से पहले बहुत जागरूक हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस हरियाणा के लोगों में बहुत ज्यादा है। किसने सत्ता में रहते हुए अपने चहेतों के लिए काम किया और किसने सत्ता में रहते हुए हरियाणा की आम जनता के लिए काम किया, ये तुलना हरियाणा के लोग अवश्य करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से गरीब और वंचित को उसका हक दिया, जिस तरह से पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी युवाओं को प्राप्त हो ये सुनिश्चित किया, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में उद्योग धंधे लगे इसके लिए बेहतर औद्योगिक नीति लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना शुरू किया, हरियाणा की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिले उसके लिए आयुष्मान योजना का विस्तार किया, निरोगी हरियाणा नाम से योजना लेके आए जिसमें गरीब व्यक्ति को अपना चेकअप, हेल्थ चेकअप वो मुफ्त हो ये सुनिश्चित किया। हरियाणा में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, इसके लिए सिविल हॉस्पिटल्स के चाहे बेड की संख्या बढ़ाने की बात हो, नए सिविल हॉस्पिटल बनाने की बात हो, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इस विचार को लेके आने वाले कौन है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल। एमबीबीएस की सीटें हरियाणा के अंदर 750 से बढ़ के 1750 होगी, इस बात के ऊपर काम करने वाला मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो जिस मुख्यमंत्री ने 24 घंटे अपना फोकस गरीब जनता के ऊपर रखा, कमजोर लोगों के ऊपर रखा, वंचित वर्ग के ऊपर रखा, और एक तरफ वो लोग थे जब वो सत्ता में थे अगर SC/ST की नौकरी लगनी होती तो विपक्ष एक दिन पहले लिस्ट आउट कर देता था और अगले दिन वही लिस्ट सरकार की तरफ से जारी होती थी। आपको ध्यान होगा हुड्डा साहब के समय में जो SC/ST लगे थे, विपक्ष ने एक दिन पहले लिस्ट जारी कर दी थी कि ये लोग लगेंगे। लगभग उसके अंदर से 60% बच्चे वो थे जो हुड्डा साहब के आसपास के लोग, उनके बच्चे, वो सब आपको याद होगा। एक मुख्यमंत्री वो जिसने प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार किया, आज भी जो मामले चल रहे हैं कोर्ट में, बहुत से मामले आप जानते हैं, मानेसर लैंड डील मामला है, AGL मामला, बहुत से मामले हैं। और एक मुख्यमंत्री वो जिसने पारदर्शिता और ईमानदारी की एक मिसाल कायम की है। 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री मनोहर लाल पे नहीं लगा सकता। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, चाहे पत्रकार साथी जो भी मिलते हैं उनसे बात भी करते हैं, वो सब बेहतर जानते हैं कि किस तरह के एक साधारण व्यक्ति जो 24 घंटे गरीब व्यक्ति की चिंता करने वाला, गरीब व्यक्ति के लिए काम करने वाला। और हरियाणा को आर्थिक दृष्टि की बात करें, देखिए जब 2014 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1,37,770 रुपये थी। आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 2,96,000 रुपये से ज़्यादा है, लगभग दुगने से ज़्यादा। 3.25 लाख करोड़ के करीब हमारी GSDP थी 2014 में, आज हमारी GSDP 10 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है। आर्थिक क्षेत्र की बात करें, किसान जो खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, 2014 के बनिस्पत आज हमारा खाद्यान्न उत्पादन 20% बढ़ चुका है, हमारा दुग्ध उत्पादन बढ़ चुका है। और जैसे आप देख ही रहे हैं, हरियाणा एक वो प्रदेश है जिसके लगभग हर जिले से नेशनल हाईवे गुजरता है, और कई जिले तो ऐसे हैं जिनसे 5-5 नेशनल हाईवे टच करते हैं। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम। तो मेरा विषय ये था कि आप भाइयों के जरिए, आपकी सहायता से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो हरियाणा का कायाकल्प किया है, तथ्यात्मक रूप से वो बातें आम जनता तक पहुंचे, जिसके लिए मैंने आपसे ये बात की। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहे तो स्वागत है। जी, आप महिलाओं की, बेटियों की, जहाँ की सुरक्षा की जो बात है, हमारे उच्चारण में जो प्रिंसिपल को बर्खास्त किया गया है, खाली उनको बर्खास्त किया गया, लेकिन कोई आगे सरकार की तरफ से कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं हुआ। और सुनने में तो ये भी आता है कि उनको बचाने में कहीं ना कहीं सरकार के किसी एक नुमाइंदे का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुनने में आता है, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये हाइपोथेटिकल बात है। हाइपोथेटिकल बात का कोई जवाब नहीं होता। दूसरी बात जो आपने कहा, सरकार के संज्ञान में एक विषय आता है तो पहला काम होता है, अगर वो सरकारी कर्मचारी है उसकी सेवाओं को तुरंत बर्खास्त किया जाए। फिर कानूनी दृष्टि से उस पर क्या काम की क्या कार्रवाई हो सकती है, विषय की जांच करके वो कार्रवाई उस पर की जाए और कानून के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है। तो सरकारी पक्ष तो है ये। दूसरी बात देखिए, बड़ा जब हम
सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा हरियाणा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी पानीपत आए थे, आप सब जानते हैं, और इसके ऊपर सरकार ने काम किया, फिर हमें उसके ऊपर एक बार देखना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहली ज़रूरत क्या थी? महिला थाने, महिला फोर्स। ये वो सरकार है जिसने पुलिस के अंदर महिलाओं की नफरी बढ़ाने के ऊपर काम करना शुरू किया। जहां नफरी केवल 5% थी, उसको बढ़ा के 15% किया जाए, ये भी काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करना शुरू किया। हरियाणा प्रदेश में जहां केवल 2 महिला थाने होते थे, महिला थाने बढ़ाए जाए, ये काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करना शुरू किया। बाकायदा विधानसभा में कानून बनाया, अगर किसी बच्ची के साथ एक ऐसी घटना, देखिए हम सामाजिक दृष्टि से अगर बात करें तो हम तो हरियाणवी लोग हैं, बहुत कल्चर्ड लोग, या यूँ कहिए नैतिक लोग हैं, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हुए हम तो भी, लेकिन करना पड़ेगा। अगर बलात्कार होता है बच्ची के साथ तो फांसी की सज़ा हो, ये कानून भी हरियाणा ने पहली बार बनाया। तो सरकार ने अपने तरफ से जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने शुरू किए। जो विषय आपका था उसमें सरकार ने क्या किया मैंने आपको बता दिया है, और आगे उसमें जो डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने आती रहेगी। अत्रे जी, एक जैसे कि पेंशन पॉलिसी की बात करें, उसमें बढ़ोतरी की, एरियर भी 2 दिए सरकार ने, और पीछे सीएम साहब ने एक घोषणा की थी कि मीडिया का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन लोगों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा, इसके बारे में? देखिए ऐसा है, बाकायदा सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई गई है, और सोशल मीडिया पॉलिसी के अंदर जो हमारे मित्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, पत्रकारिता में बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात हम जानते हैं। बहुत से लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, जिनके व्यूवरशिप भी बहुत अच्छी है, और जो पत्रकारिता की दृष्टि से देखें तो कंटेंट बड़ा अच्छा होता है। लेकिन साथ साथ ये बात भी हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी करते हैं। तो सरकार ने पॉलिसी बनाई, बाकायदा सरकार ने सुनिश्चित किया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी एम्पैनलमेंट की जाए। एम्पैनलमेंट करने का मात्र उद्देश्य ये है कि जैसे कहते हैं ना, छलनी लग गई, जो अच्छे लोग हैं वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। और उसके लिए जो पॉलिसी बनी है एम्पैनलमेंट के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ चुकी हैं। आने का उद्देश्य ये भी था कि अगर किसी साथी को वो डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं तो अशोक जी यहाँ पे हैं, अशोक जी वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे, और जो जो उस कैटेगरी में या उन जो नियम बने हैं उनमें फॉल करते हो, तो मेरा आपसे वैसे भी निवेदन है कि आप अपने एम्पैनलमेंट जरूर कराइए, जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग। सर, खाली रोजगार दोगुना देने की बात कही, तो बात करें तो युवा यहाँ से हरियाणा के गांव खाली हो रहे, पलायन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो बात आती है कि हरियाणा का युवा विदेश जा रहा है, पहले तो मैं आप साथियों को थोड़ा सा इस बारे में एक चीज़ और बता दूं कि हरियाणा का युवा ऐसा नहीं है कि आज विदेश जा रहा है, और ह्यूमन नेचर है, बेहतर उसके लिए पलायन जो है, जब से मानवता है तब से ये मानवता की टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर है ये। लेकिन हरियाणा से विदेश जाने का जो ट्रेंड है वो 1979, उसका कारण ये है कि मैं जिस क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, हमारे क्षेत्र से यूथ जो है 1979 में विदेश जाना शुरू हो गए थे, और बहुत बड़ी तादाद में, ऐसे नहीं कि 1-2-4 लोग। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। कुछ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे जो यहाँ काम कर रहे हैं उससे बेहतर आमदन हो इसलिए जाते हैं, वजह सबकी अलग अलग है, लेकिन आज से नहीं है ये ट्रेंड तो बहुत पहले से है। एक भी ये पत्रकार है सोशल मीडिया के अंदर, या उसके व्यूज ही मतलब उसको दर्शाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब जिसने मान लीजिए नया शुरू किया है, जी, काम वो बहुत बेहतर कर रहा है, जी। लेकिन अभी नया शुरू किया है, धीरे धीरे व्यूवरशिप बढ़ेगी। केवल व्यूवरशिप ही पैमाना हो ऐसा नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत पैमाने हैं। मैंने जैसे कंटेंट की बात की है, कोई कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, उसकी खबरें जो है वो कैसी होती है, अगर कोई स्टोरी करता है तो उस स्टोरी का कंटेंट कैसा होता है, उसकी पत्रकारिता का स्तर कैसा है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आप वो जो डॉक्यूमेंट है ना उसको एक बार पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, हमने भी इसीलिए ऐसे अच्छे लोगों को मौका मिले जो बेहतर काम कर रहे हैं, इसी तरह की वो पॉलिसी फ्रेम की है। आपने 54 से ज्यादा अधिक आपने सरकारी योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन क्या कारण है जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं आम जन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्या उस विषय की पाइपलाइन में कहीं लीकेज है, या वो पाइपलाइन बिछी ही नहीं? इस विषय पर अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे, 0.1% तक ही इसका जमीनी स्तर पर लाभ मिल पाया है। देखिए, पहली तो बात, हालांकि ये विषय बार बार आता है जी, क्या वजह है कि योजनाएं नीचे पहुंच नहीं पाई। हालांकि मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ। उसका कारण ये है, जैसे मैंने कहा, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है? एक कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं, हरियाणा प्रदेश सरकार की योजनाएं,
वो धरातल पे सही तरह से पहुंची, अगर पहुंची तो क्या फीडबैक है, और अगर किसी के पास नहीं पहुंची तो वो पहुंचे, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जब हम पूरे हरियाणा में ये यात्रा चलेगी तो अगर कोई ऐसी व्यक्ति या कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जैसे आपने कहा कि योजना नहीं पहुंची, वो वहाँ पहुंच जाएगी इस यात्रा के जरिए। एक तो ये काम हम कर रहे हैं। दूसरा, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अब जैसे हमारे जिलाध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, बतौर जिलाध्यक्ष इनकी जो टीम है वो टीम क्या करती है, उसका भी एक काम ये रहता है कि सरकार की अगर कोई योजना है किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए, उस वर्ग में जाके उसकी चर्चा करे, उनको बताए। जैसे जगह जगह पार्टी की बैठकें होती हैं, मंडल स्तर पे बैठकें होती हैं, बूथ स्तर पे बैठकें होती हैं, वहाँ पे वो चर्चा करते हैं कि सरकार की एक नई योजना आई है, इस योजना के जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों तक ये योजना पहुँचे, इस बात पे चर्चा होती है। तो लगातार सरकार की तरफ से भी और संगठन की तरफ से भी ये प्रयास रहता है कि योजनाएं सही तरह से ज़मीन पे पहुँच जाएं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं ऐसी स्थिति है कि नहीं पहुँच पाई किसी लाभार्थी तक, वो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए वो भी पहुँचे, ये सुनिश्चित करेंगे। पत्री जी, आपने कहा कि 14 योजनाएं किसानों के लिए बनाई, उसके बावजूद किसान आंदोलन पे उतारे। 54 योजनाएं, 14 नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, ये विषय भी आता है कि देखिए आपने इतना काम किया किसानों के लिए, और मैं बता रहा हूँ आंकड़े आपके सामने है, बहुत काम किया। इससे पहले कोई सरकार नहीं कर सकी। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, कोई भी सरकार, हरियाणा का कोई भी मुख्यमंत्री जो काम किसानों के लिए मनोहर लाल जी ने किया है नहीं कर सका। कोई व्यक्ति चाहे तो मेरे साथ आके चर्चा कर सकता है विद फैक्ट्स। अब विषय आपका आता है कि आंदोलन की। आपको उदाहरण देकर समझाता हूं, मुझे लगता है उस उदाहरण से सभी लोग समझ जाएंगे और जो प्रिंट मीडिया के साथी हैं उसको उसी तरह से डिस्क्राइब भी करेंगे। 4 दिन पहले कुछ किसान संगठन पंचकुला और मोहाली 2 जगह उन्होंने धरना देना शुरू किया। अब जब उनका विषय क्या था, आप जब विषय को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। उनका विषय ये था कि जी हमारी ये 6-7 डिमांड्स हैं। कौन कौन सी डिमांड है कि जी किसान आंदोलन में जो मृत्यु हुई है उनको मुआवजा, किसान आंदोलन में जो केस दर्ज हुए हैं वापसी, गन्ने का भाव। अब सोच के देखिए, गन्ने का भाव हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आने वाले उसके लिए जो पीरियड है 400 रुपये प्रति क्विंटल पहले ही घोषित कर दिया है। किसी प्रदेश में इतना भाव नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद हरियाणा पंचकुला में धरना क्यों? भाई पंजाब में आप दीजिए, क्योंकि पंजाब में भाव नहीं है। पंजाब में वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो किसान नेता कह रहे थे कि हमें कमिट किया था लेकिन पूरा नहीं किया, तो वहाँ दीजिए, किसने रोका? भाई हरियाणा में क्यों? हरियाणा में किसानों पे हीनियस क्राइम को छोड़ के बाकी मुकदमे वापस हो गए, पंजाब में नहीं हुए, आप दीजिए धरना। हरियाणा में क्यों? मुआवजे की बात है, हरियाणा में दे दिया, वहाँ नहीं दिया, आप दीजिए धरना। हरियाणा में क्यों? होता यह है कि बहुत से हमारे भाई, देखिए हर आदमी की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, सबका एक पक्ष होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ या उस विचारधारा के लोग हों, और वो लोग क्या करेंगे? वो राजनीति है, वो राजनीति करते हैं। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? हरियाणा प्रदेश में 17 लाख किसान परिवार है, मतलब परोक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। 17 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, एक परिवार के 5 सदस्य मान लेते हैं, कितने लोग बनते हैं? 85 लाख। जब धरना होता है कितने लोग बैठे होते हैं? राजनीतिक दृष्टि से हमें इस पे विचार करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, बहुत से लोग अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी के लिए, कुछ अपने राजनीतिक संबंधों के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं। लेकिन प्रदेश का किसान बेहतर जानता है कि वर्तमान सरकार ने जो किसान भाइयों के लिए काम किया है। अत्रे कृषि मंत्री ने किसानों के लिए डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए हैं जेपी दलाल ने, उसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं स्टेट वाइड, क्या कहें? देखिए, वैसे तो इस विषय पे अब मेरा कुछ कहना बनता नहीं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी का इस विषय पे बयान आ गया था। तो जब हमारे इतने बड़े नेता का आ जाए तो मेरा कुछ कहना बनता नहीं है। लेकिन मैं सुना उन्होंने कुछ किसान नेताओं के बारे में उन्होंने कोई ऐसी बात, देखिए पहली चीज़ तो ये उन्होंने किसानों के बारे में नहीं कहा। होता क्या है कि जो स्वयंभू किसान नेता है वो किसी भी बात के लिए किसानों के पीछे छिपने का प्रयास करते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से सुना, आप भी वो शब्दों को सुनेंगे। उन्होंने कुछ तथाकथित या स्वयंभू किसान नेताओं के बारे में कहा था, किसानों के बारे में नहीं कहा। दूसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष जी ने टिप्पणी कर दी तो मेरा टिप्पणी करने का कोई अर्थ बनता नहीं है। जी, इसमें क्या है कि आपका आरक्षण दिया था प्राइवेट जॉब्स में, उसके ऊपर अभी स्टे हो गया है, तो आप क्या कहेंगे, क्या वो बहाल होगा या नहीं होगा? देखिए, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कितना लंबा? देखिए, ऐसा है कि वो विषय कानूनी हो गया है, माननीय हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे किया है। अब उसके बाद हमारे पास रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट। बहुत से मामले पहले भी ऐसे हुए, जब हमने पढ़ी लिखी पंचायतों वाला काम किया था तब वो हाई कोर्ट के अंदर
जिस तरह का निर्णय आया था फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि ये भी कहा उस मामले में तो कि पूरे देश के अन्य राज्यों को भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो वो कानूनी विषय है, कानून के पास रहने देते हैं, जब आएगा फिर उस पर विचार करेंगे। मेरे ख्याल से कितने मामलों को कोर्ट में जारी है? देखिए सिटी का मामला है, अभी एक सिटी का मामला भी कोर्ट में था, अभी ग्रुप डी भी कोर्ट में स्टे हो गया है। देखिए ऐसा है, बच्चों के कानून का दरवाजा खटखटाना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार जब कोई निर्णय लेती है, बहुत से लोग होते हैं जो हो सकता है उस निर्णय से संतुष्ट ना हो, तो वो कानून का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर कोई कानून का दरवाजा खटकाएगा तो दूसरे पक्ष का कर्तव्य ये होता है कि अपनी बात कोर्ट के सामने रखना, जो सरकार मजबूती से रखती है। निर्णय कोर्ट को करना है, उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि अब हम अगर कोई अकेले बात करने वाली है उस विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बीजेपी वर्ल्ड के सबसे बड़ी संगठन के मामले बड़ी पार्टी है। अगर सही ईमानदारी से पार्टी के पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता और एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार यदि सही मायने में विकसित भारत, संकल्पित भारत के मिशन को जमीनी स्तर पर लागू करना चाहती है, तो इस विषय को कब तक जमीनी स्तर पर लागू कर पाएंगे? देखिए ऐसा है कि जितनी योजनाएं अब तक बनी हैं वो तो लगभग मान के चले कि जमीनी स्तर पे लागू हो चुकी है। अगर कोई सिलेक्टिवली, आप थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ेगा, सिलेक्टिवली अगर कोई छूट गया वो वहां तक भी पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। केवल इतना अंतर है। धन्यवाद।